हेलो मेरे दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे हॉलीवुड की मूवी अलोन प्लैनेट। इंसानों ने धरती से बाहर भी जीवन की तलाश शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जहां जमीन के नीचे छिपे मिनरल्स पृथ्वी से कहीं अधिक कीमती और भरपूर है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस नए प्लेनेट का वातावरण इंसानी जीवन के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसलिए यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब वहाँ पर सांस लेना तक मुमकिन नहीं है तो वहाँ पर इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कौन करेगा। वेल इसका हल निकाला गया एक बेहद क्रूर लेकिन चालाक सिस्टम से। अब जब भी कोई इंसान पृथ्वी पर कोई गुनाह करता है उसको जेल नहीं बल्कि सीधा इस खतरनाक ग्रह पर भेज दिया जाता, वो भी उम्र कैद के तौर पर। वहाँ उन्हें सरकार के लिए दिन रात माइनिंग करनी होती है जो इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिसके बाद हमें इस कहानी में जंगल में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की का नाम निया है जो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर बैठी हुई है। तभी अचानक पर पुलिस आ जाती है। अब हालात ऐसे बनते कि निया को अपनी दोस्त को पीछे छोड़कर अकेले ही भागना पड़ता है। ये साल है 2051। इंसानों ने धरती से बाहर कई ऐसे ग्रह खोज लिए हैं जहां पर खनिज पदार्थों की भरमार है, लेकिन इनमें से कई ग्रहों पर इंसान एक पल भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता है। इसीलिए जो लोग अपराध करते हैं उन्हें इन ग्रहों पर सजा के तौर पर भेजा जाता है जहां पर वो पूरी उम्र माइनिंग करते रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो ये है जहां थियो नाम का एक अपराधी दिन भर माइनिंग करता है। उसके पास एक ऑक्सीजन मास्क होता है और वही उसको जीवित भी रखता है। दिन भर खनन करने के बाद जो भी मिनरल्स निकलते वो उन्हें पृथ्वी पर टेलीपोर्ट कर देता। रात को थियो अपने कैप्सूल में लौट आता है जो अब उसका स्थायी घर बन चुका है। यही एक ऐसी जगह है जहां पर उसको मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। हर रात वो अपने पुराने वीडियो देखता है जिनमें वो अपनी पत्नी मोना के साथ होता है। वो लम्हे जब वो धरती पर था खुश था, जो आज बस यादें बनकर रह गए हैं। अब तक थियो को इस ग्रह पर सजा काटते हुए पूरे 15 साल हो चुके हैं। वह जानता है कि उसने गलती की थी और इस सजा का वह हकदार है, लेकिन अब बहकर भी कुछ बदल नहीं सकता है। थियो की जान एक खास डिवाइस से जुड़ी हुई है, उसकी छाती में लगा एक ट्रैकर। इसी से पृथ्वी पर मौजूद अधिकारी यह पता लगाते हैं कि थियो जिंदा है या फिर नहीं। अगर ट्रैवल काम करना बंद कर दे तो वह मान लेंगे कि थियो मर चुका है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाएगी। एक रात अचानक यह ट्रैकर खराब होने लगता है। थियो घबरा कर उठता है और मैनुअल्स में देखकर उसे खुद ही रिपेयर करता है ताकि उसका जीवन बना रहे। जहां अगली सुबह जब थियो माइनिंग पर निकलता है तो उसे आसमान से एक और कैप्सूल गिरते हुए दिखाई देता है। इसका मतलब था कि किसी नए अपराधी को भी इस ग्रह पर भेजा गया। थियो दूरबीन से देखता है कि उस कैप्सूल से एक टीनेज लड़की बाहर निकलती है जिसने गलती से ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना था। कुछ ही देर में उसकी सांसें रुकने लगती है और ये जैसे तैसे भागकर फिर से अंदर लौट जाती है। थियो थोड़ा डरता है क्योंकि यहाँ सिर्फ खतरनाक कैदियों को ही भेजा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो लड़की कितनी खतरनाक हो सकती है। चियो लड़की के बारे में पता लगाने के लिए उसके कैप्सूल तक जाता है। उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है निया। चियो डायरी पढ़ता है जो किसी अलग भाषा में लिखी होती है लेकिन वो उसको समझ सकता है। इसमें निया अपने माता पिता की यादों लिखती है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उसने आखिर क्या अपराध किया था। इस दौरान निया अपने एआई असिस्टेंट से बातचीत कर रही होती है। वो कहती है कि शायद मुझको यहाँ पर मौजूद दूसरे बिजनेस को मानना पड़े। ये सुनकर थियो और डर जाता है, जिसके बाद हमको पास में वो सीन देखा पा जाता है जब निया को जबरदस्ती इस प्लेनेट पर भेजा गया था। उसे ये तक नहीं बताया गया था कि उस प्लेनेट पर हवा में सांस नहीं ली जा सकती है। जब वो बाहर देखने निकली तो उसकी सांसें बंद होने लगी और यह जल्दी से फिर अंदर लौट आए। अब उसे एक एआई गाइड मिलता जो बताता है कि उसको हर दिन माइनिंग करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो पृथ्वी से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाएगी। निया अब धीरे धीरे इस नए ग्रह की सच्चाई को समझाने लगी थी। उसने हमेशा की तरह अपनी डायरी में सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया था कि कैसे अब उसकी जिंदगी इसी माइनिंग के काम में बीतेगी और कैसे हर दिन उसे खुद को जिंदा रखने के लिए इस सिस्टम के साथ समझौता करना पड़ेगा। इस बीच उसका एआई असिस्टेंट उसे एक और जरूरी बात बताता है। इस इलाके में केवल वही अकेले नहीं है, यहाँ एक और कैदी भी रहता है जिसका नाम है। एआई बताता है कि थियो को भी किसी गंभीर अपराध के कारण यहाँ पर भेजा गया था। ये सुनकर निया के मन में डर बैठ जाता है, कहीं अगर थियो खतरनाक हुआ तो क्या वो अपनी सुरक्षा में उस पर हमला कर सकती है। और इसी बात ने मुश्किलें खड़ी कर दी है क्योंकि निया ने अपना ये डर अपनी डायरी में भी लिख डाला था और दुर्भाग्यवश वही लाइनें थी जो थियो ने डायरी पढ़ते हुए सुनी थी और गलतफहमी का शिकार हो गया। उसको लगा कि निया उसको मारने की योजना बना रही है, जबकि हकीकत ये थी कि निया खुद उससे डरी हुई थी। अगली सुबह दोनों फिर से अपने अपने काम पर निकलते हैं। दिन भर की माइनिंग के दौरान उनकी नजरें आपस में टकराती हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। दोनों को इस बात का डर होता है कि कहीं सामने वाला संसाधन या खाने के लिए इनके ऊपर हमला ना कर दे। काम खत्म होने के बाद जब निया अपने कैप्सूल में लौटती है तो उसको महसूस होता है कि उसकी डायरी गायब है। वह घबरा जाती है। एआई उसको बताता है कि पिछली रात जब वो सो रही थी तब थियो उसके कैप्सूल में चुपके से घुसा और उसकी डायरी ले गया। निया का दिल डर और गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसकी डायरी उसके लिए सिर्फ एक नोटबुक नहीं बल्कि उसकी यादों और भावनाओं का सहारा थी। इसीलिए वह खुद को संभालती है और अपने साथ ही चाकू लेकर थियो के कैप्सूल की ओर निकल पड़ती है। थियो को डायरी पढ़ते देखकर निया का गुस्सा और
भड़क जाता है और जैसे ही थियो उसको बाहर देखता है वो दरवाजा खोलकर पूछता है कि क्या उसको मारने आई है। निया बिना कुछ कहे उसके पास जाती है, चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है और गुस्से में बोलती है आगे से मेरी चीजों को छूने की कोशिश मत करना। वो चेतावनी देती है और फिर धीरे से चाकू हटा लेती है। वो अपनी डायरी वापस लेकर वहाँ से जाने लगती है। थियो कुछ पलों तक सब खड़ा रह जाता है। उसको एहसास होता है कि अगर निया वाकई में उसको मारना चाहती तो वो अब तक ऐसा कर चुकी होती, यानी जो वो सोच रहा था वो पूरी तरह गलत था। थियो अब अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। वो अपना मास्क पहनकर निया के कैप्सूल तक पहुंचता है। निया अभी भी उससे नाराज होती है, जो कहती है कि वो उसको अकेला छोड़ दे, दोनों अपनी अपनी जगह रह और एक दूसरे से कोई मतलब न रखें। लेकिन थियो अपनी गलती मान लेता है। वो माफी मांगते हुए बताता है कि उसने डर के कारण ही उसकी डायरी ली थी। वो किसी हमले की आशंका से डरा हुआ था और उसी डर में उसने गलत फैसला ले लिया। निया भी अब समझ जाती कि थियो ने जानबूझकर बुरा नहीं किया था, बस दोनों के हालात ऐसे थे कि उन्हें एक दूसरे पर शक हो गया। वो अब थोड़ा शांत हो जाती है और अपना चाकू नीचे रख देती है। अगले दिन वो दोनों फिर से माइनिंग के दौरान आमने सामने आते हैं। अब उनके बीच वो पहले जैसी घबराहट नहीं रही, एक अनकहा भरोसा बनने लगा था। उसी शाम निया को एक छोटा सा नोट मिलता है जिसमें थियो ने उसे अपने कैप्सूल में देने के लिए इनवाइट किया था। अब निया के मन में कई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। आखिर थियो ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके कारण उसे इस दूरदराज ग्रह पर भेजा गया। हालांकि प्रिवेसी प्रोटोकॉल के चलते उसका आई उसे थियो के अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता था, इसलिए अब निया को खुद ही पता लगाना था। दूसरी ओर अपने कैप्सूल में देने की तैयारियां करते हुए चियो के मन में भी कुछ सवाल घूम रहे थे। उसे भी निया के बारे में और जानने की उत्सुकता हो रही थी। कुछ समय बाद जब निया देने के लिए वहाँ पहुंचती है तो थियो उसको धन्यवाद कहता। वो बताता है कि निया तो बस कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई है, लेकिन वो खुद पिछले 15 सालों से इस ग्रह पर बिल्कुल अकेला रह रहा है। आज इतने समय बाद किसी इंसान के साथ बैठकर डिनर करना उसके लिए किसी तोहफे जैसा था। यहीं पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। थियो निया की नेटिव लैंग्वेज यानी कोरियन में बात करता है। ये सुनकर निया हैरान रह जाती है, क्योंकि वर्तमान समय इस भाषा को बहुत ही कम लोग जानते हैं। निया पूछती है कि उसकी यह भाषा कैसे आती है, जिस पर थियो बताता है कि वो पहले उसके होम टाउन में रह चुका है, वो भी ब्लैक सी पार करते हुए। हालांकि थियो के बताए रास्ते में कुछ और NSCRIP बातों का मेल नहीं बैठता है, लेकिन निया यह सोचकर नजरअंदाज कर देती है कि शायद इतने सालों के अकेलेपन में उसकी यादें धुंधला गई होंगी। अब जब माहौल थोड़ा खुल जाता है तो निया खुद अपने अतीत के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि बचपन में उसके माँ बाप को एक आदमी ने मार डाला था। इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो एक एंटी गवर्नमेंट ग्रुप से जुड़ गई, ऐसा ग्रुप जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। जब पुलिस को उसके बारे में पता चला तो उसको सजा के तौर पर इस ग्रह पर भेज दिया गया। नेहा बताती है कि सरकार कैसे छोटे मोटे क्राइम करने वालों को दूर के ग्रहों पर भेजकर उनसे खतरनाक माइनिंग का काम करवाती है, ताकि उन्हें काम कराने के लिए लोगों को हायर न करना पड़े। उसके अनुसार सरकार इंसानों को सजा के नाम पर इस्तेमाल कर रही है। उसका पूरा बचपन और जवानी इसी सिस्टम की वजह बर्बाद हो गई। जहाँ थियो भी धीरे धीरे अपने मन की बातें शेयर करता है। वो निया को एक डरावनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि इस ग्रह पर एक खास तरह की वापलेट गैस घूमती रहती है, जो इंसानों की भावनाओं को पढ़ सकती है और उन्हें और भी ज्यादा गहरा बना देती है। कभी कभी यह गैस इंसानों को उनके अतीत के भ्रम यानी कि इल्यूजन्स भी दिखाती है। थियो बताता है कि उसने यहाँ आने के बाद खुद को इन भ्रमों में उलझते देखा। वो अक्सर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, खासकर अपनी पत्नी की यादों में। अब निया को भी समझ में आने लगता है, शायद इसलिए जब से वह इस ग्रह पर आई है तभी से उसे बार बार अपने अतीत की घटनाएं और पुलिस द्वारा पकड़े जाने के सीन दिखाई दे रहे हैं। थियो ये भी कहता है कि उसको नहीं पता कि गैस ऐसा कैसे कर पाती है, मगर इतना जरूर जानता है कि यह उनके दिल की छिपी हुई इच्छाओं और भावनाओं को महसूस कर सकती है। अब निया वापस जाने के लिए उठती है और तभी थियो उसको बताता है कि उसका असली नाम थियो नहीं बल्कि नेथन है। ये नाम सुनते ही निया के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ भागती है और एआई से पूछती है कि क्या थियो का नाम वाकई नेथन है। दरअसल बचपन में उसके माता पिता को मारने वाले इंसान का नाम भी नेथन ही था और वो हत्या आज से 16 साल पहले हुई थी, जबकि थियो उर्फ नेथन को इस ग्रह पर 15 साल पहले भेजा गया था। इन सभी तथ्यों से निया का शक और गहरा हो जाता है। उसको लगने लगता है कि शायद उसी ने उसके माता पिता को मारा था, लेकिन प्राइवेसी प्रोटोकॉल के कारण एआई अब भी उसको नेथन की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे सकता था। अगली सुबह जब दोनों फिर से माइनिंग के दौरान मिलते हैं तो निया आज कुछ अलग व्यवहार करती है। वो उसे सीधा नेथन कहकर बुलाती है और उसे आज रात अपने कैप्सूल में डिनर के लिए इनवाइट करती। नेथन को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता है। वो काम के बाद निया के कैप्सूल में पहुंच जाता है। वहाँ निया उसे अपने होम टाउन की कुछ तस्वीरें दिखाने लगती है, वो जगह जहाँ उसका बचपन बीता था, जहाँ पर उसके माता पिता के साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। निया थियो के चेहरे को गौर से देख रही थी, मानो वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही हो, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन थियो के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। फिर निया धीरे से उसके अतीत की बात छीती है। वो कहती है कि उसने तो अपना क्राइम और पूरा अतीत थियो से शेयर कर लिया है, कि कैसे वो एक विद्रोही संगठन में शामिल हो गई थी, क्यों उसको सरकार के खिलाफ जाना पड़ा और कैसे बचपन की घटना ने उसकी जिंदगी को बदल डाला। अब निया चाहती थी कि थियो भी उससे सच्चाई बताए कि 15 साल पहले उसने
किया था जिसकी वजह से उसको यहाँ पर भेजा गया, लेकिन चियो इन बातों से बचना चाहता। वो इसके बारे में बात नहीं करता। थियो को गुस्सा आने लगता है। उसने निया से कहा कि वो फिलहाल अपने बारे में कुछ भी शेयर नहीं कर सकता है क्योंकि वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन जब निया पीछे नहीं हटी, गुस्से में आकर थियो उसको धक्का देता और वहाँ से चला जाता है। उधर आसमान में वह रहस्यमय वायलेट गैस फिर से लौट आती। उसके असर से निया एक बार फिर से अपने बीते दिनों में खोलने लगती है। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके माता पिता की हत्या किसने की थी और उसी एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन अब किस्मत ने उसे उसी इंसान से मिलवा दिया जिसे वो अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार मान बैठी थी, और वह भी एक ऐसे वक्त में जब उसे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर थियो अपने कैप्सूल में बैठा बेहद बेचैन था। उसके दिमाग में बार बार उसकी पत्नी मोना की यादें लौट रही थी, खासकर जब वो गैस उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। गैस के असर से उसे मोना का इल्यूजन दिखने लगा जो कह रहा था कि निया उसके लिए खतरा बन चुकी है और अगर वह खुद उसे नहीं मारेगा तो निया उस पर हमला कर देगी। मोना की आवाज उसको ये भी याद दिला रही थी कि वह पहले भी ऐसा कर चुका है। उधर निया थियो को मारने उसके कैप्सूल की और बढ़ रही थी कि रास्ते में खुद थियो आ जाता है और अचानक से उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब निया को होश आता है तो वो देखती है कि थियो ने उसको अब तक नहीं मारा था, बल्कि वो तो उल्टा माफी मांग रहा था कि मुझे खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन निया उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसके मन में अब ये पूरी तरह बैठ चुका था कि थियो ही उसके माता पिता का हत्यारा है। गुस्से में वो उसका पीछा करने लगती है और थियो किसी तरह भागकर अपने कैप्सूल में छिप जाता है, लेकिन निया वहां भी पहुंच जाती है। वो उसके ऊपर हमला करने लगती है। अब थियो को समझ आ गया है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो निया उसको मार डालेगी। अपनी जान बचाने के लिए वो निया से चाकू छीनता है और खुद उसके पीछे भागता है। निया पहले ही डरी हुई थी, इसलिए वो बिना मास्क पहने ही बाहर निकल जाती है। वो जानती थी कि बिना मास्क के वो सिर्फ 5 मिनट तक ही जिंदा रह पाएगी। गैस अब भी वहाँ पर फैली हुई थी। थियो को अचानक फिर वो पल याद आता है जब उसने अपनी पत्नी और दोस्त को मारा था। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि निया बिना मास्क के बाहर दौड़ गई है तो वो उसको बचाने के लिए पीछे भागता है। निया को रास्ते में एक पुराना कैप्सूल मिल जाता है जिसमें एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। वो भी एक कैदी था जिसे सजा के तौर पर यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन अकेलेपन को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण उसने अपनी जान दे दी थी। निया वहाँ पर छुप जाती है, लेकिन जब थियो उसको ढूंढता हुआ अंदर आता है तो निया पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और बार बार वार करती रहती है। और इसी दौरान थियो का बीता हुआ समय उसके सामने आ जाता है जब वो एक दिन घर लौट रहा था और उसने अपनी पत्नी को अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पकड़ा था। धोखे से टूटकर उसने उसी वक्त दोनों की हत्या कर दी थी। इसी जुर्म की वजह से उसे इस क्लिनिक पर भेजा गया था। निया जिसे यकीन हो चुका था कि थियो ही उसके माता पिता का कातिल है, लगातार हमला करती रहती है। जब वो थक जाती है तो उसको घायल हालत में छोड़कर अपने कैप्सूल में लौट आती है। थियो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह निया को अचानक लगता है कि शायद उसने गलती कर दी है। उसको ख्याल आता है कि कहीं उसने किसी मासूम को तो नहीं मार दिया। वह फिर से थियो के पास लौटती है जो अब भी जिंदा होता है। थोड़ी देर बाद थियो को होश आता है और वह सब कुछ साफ साफ बताता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे होम टाउन के बारे में कुछ नहीं पता। जो कुछ भी मैं जानता था वो मैंने तुम्हारी डायरी से पढ़ा था, और सबसे मजेदार बात यह है कि उसने कभी भी खुद को नेथन कहा ही नहीं था। अब निया को सच्चाई समझ आ गई थी। असल में उसकी पूरी जिंदगी एक हादसे की वजह से ट्रॉमा में थी, और जब वो इस क्लिनिक पर आई तो यहाँ की गैस ने उसके इमोशंस को और ज्यादा उभार दिया। उसने खुद ही थियो का चेहरा उस नाम से जोड़ लिया जिसे वो अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी। गैस ने उसके दिमाग के साथ खेल खेला। थियो उसको बताता है कि वो अब और इस तरह नहीं जीना चाहता है, लेकिन जाने से पहले वो निया को आजाद करना चाहता है। उसका प्लान था कि वो निया का ट्रैकर खुद की छाती में इंस्टॉल कर लेगा और जब वो मरेगा तो पृथ्वी पर बैठे ऑफिसर्स यही समझेंगे कि निया मर चुकी है। इससे निया आजादी से अपनी बाकी की जिंदगी जी पाएगी। निया मान जाती है। वो दोनों मिलकर यह पूरा प्लान कर लेते हैं। अब निया सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही थी जब थियो की प्राकृतिक मौत हो, और आखिरकार कुछ समय बाद थियो की मौत हो जाती है। अब निया फ्री थी। वो उसी पुरानी कैप्सूल की ओर जाती है जिसमें पहले से एक मरा हुआ कैदी पड़ा हुआ था। क्योंकि वो कैप्सूल 50 साल पुराना था, इसलिए सरकार की टेक्नोलॉजी उसको ट्रैक नहीं कर सकती थी। अब निया उसी कैप्सूल के जरिए इस ग्रह से निकलने की तैयारी करती है। जाते जाते वो आखिरी बार थियो को याद करती है जिसने अपनी मौत से पहले उसकी जिंदगी बचा ली थी। जस्ट इमोशनल और संतोषजनक एंड के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कभी कभी हमारी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हम जिन सवालों के जवाब पूरी उम्र ढूंढते रहते हैं वो जवाब हमें तब मिलते हैं जब हम खुद को भीतर से देखने की हिम्मत करते हैं। निया और थियो की कहानी हमको यही सिखाती है कि हर इंसान अपने अतीत के बोझ को ढूंढ रहा है, और कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही होती है। थियो की आखिरी कुर्बानी सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि वह किसी की आजादी की शुरुआत थी। और यही तो असली प्यार होता है, जब हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और की जिंदगी संवारने में लगा दे। वेल इसी खूबसूरत मैसेज के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और याद रखिए कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी बस एक सच्ची समझ और थोड़े से सहारे की मोहताज होती है। सो विद ऑल दैट सेड मिलेंगे हम आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।